हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका कुशवाहा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर संरचना के बारे में, उसके बाद हम लोग इसकी कार्यविधि बताएंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको सब कुछ समझाया जाने वाला है। जो चीजें आप रट रहे हो उसे समझो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप अगर पूरा अच्छे से देखते हो तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं फिगर से आपको सबको समझाऊंगी। बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिद्धांत पे। तो ये जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसका सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो सिद्धांत क्या है? सबसे पहले सिद्धांत में आप ये सिर्फ लिखोगे कुछ लाइनें कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक विद्युत चुंबकीय मशीन है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक विद्युत चुंबकीय मशीन है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित एक युक्ति है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो यह 3 लाइनें आप अपने सिद्धांत में लिख दोगे। अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है कि सिद्धांत बताइए, तो यही लाइनें आप लघु उत्तरीय प्रश्न में लिख दोगे। वैसे तो यह दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों में ज्यादा पूछा जाता है। तो आते हैं, अब दूसरा क्या है हमारा? रचना। रचना या फिर संरचना। ठीक, संरचना क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना में 3 भाग है। कौन कौन से भाग है? पहला क्या है हमारा? क्षेत्र चुंबक। पहला हमारा क्षेत्र चुंबक। ठीक है, ये क्षेत्र चुंबक हो गया हमारा पहला भाग। ये दूसरा हेडिंग डालोगे तो इसमें क्या है? आर्मेचर। ठीक है, तीसरा भाग क्या है हमारा? सर्पी वलय, सर्पी वलय तथा ब्रश। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, कि संरचना में ये तीनों चीजें प्रयुक्त होती हैं और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लिखना है। तो आप लिखोगे कैसे? क्षेत्र चुंबक में सबसे पहले क्या लिखोगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक शक्तिशाली चुंबक, ये क्या है? चुंबक है। ये शक्तिशाली चुंबक NS का प्रयोग होता है जिसका उत्तरी ध्रुव N है और दक्षिणी ध्रुव S है। इतना आप क्षेत्र चुंबक के हेडिंग डाल के लिख दोगे। ठीक है, अब आता है आर्मेचर। तो ये आर्मेचर क्या है? तो आर्मेचर के लिए आप देखो कि चुंबक के ध्रुवों के बीच, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रयुक्त चुंबक के ध्रुवों के बीच एक कुंडली ABCD होती है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। तो आर्मेचर किसे कहते हैं? यही जो कुंडली है इसी को आर्मेचर कहते हैं हम लोग। तो ये कुंडली क्या होती है? कई फेरों की। देखो यहाँ पे है, जो यहाँ पे हम लोगों ने जो दिखाया है ये बहुत एक ही लाइन दिखा दिया है, लेकिन ये जो हमारी कुंडली है वो कई फेरों की बनी होती है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रयुक्त चुंबक के ध्रुवों के बीच एक कुंडली ABCD होती है जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। तो ये लाइन आप भाई लिख दोगे। आर्मेचर में कुंडली क्या होती? कुंडली कई फेरों की बनी होती है तथा इस कुंडली को जल के टरबाइन द्वारा घुमाया जाता है। जल के टरबाइन द्वारा क्यों घुमाया जाता है? जब हम यांत्रिक कार्य करेंगे तभी तो हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। क्योंकि मैंने सिद्धांत में बताया ना कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इस कुंडली को घुमाने में जो यांत्रिक ऊर्जा व्यय होती है वही हमारा वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा आता है हमारा क्या? सर्पी वलय तथा ब्रश। तो ये सर्पी वलय तथा ब्रश क्या है? तो इसको आप कैसे बताओगे कि जो कुंडली के दोनों अलग अलग सिरे हैं, ये कुंडली है हमारा और इसके सिरे देखो, एक सिरा यहाँ पे आया, एक सिरा यहाँ पे आया। तो कुंडली के जो अलग अलग दोनों सिरे हैं उससे एक तांबे का छल्ला जुड़ा होता है। क्या लिखोगे कि चुंबक के ध्रुवों के बीच में जो स्थित कुंडली है उसके अलग अलग सिरे तांबे के छल्लों से जुड़े होते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। इन्हीं तांबे के छल्लों को सर्पी वलय कहते हैं। और इन सर्पी वलय से कार्बन की पत्ती X तथा Y जुड़ी होती है। इन्हीं कार्बन छल्लों के समीप कार्बन की पत्ती X और Y जुड़ी होती है। इसको क्या कहते हैं? ब्रश कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपकी संरचना खत्म हो गई। अब आता है भाई आपका कार्यविधि। तो कार्यविधि क्या है आपकी? ठीक है, तो कार्यविधि आप जानने के लिए समझिए। सबसे पहले हम लोग कार्यविधि के लिए चर्चा करेंगे। तो कार्यविधि क्या होती है? जब हम कुंडली ABCD को घुमाते हैं, किससे घुमाएंगे? जल के टरबाइन द्वारा कुंडली ABCD को घुमाया जाता है। जब जल के टरबाइन द्वारा कुंडली ABCD को हम लोग घुमाते हैं तो इसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं देखो, ये दोनों चुंबक है। चुंबक है
तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होंगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं तो होंगी, तो वही चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इस कुंडली से होकर गुजरती हैं। और जब कुंडली को घुमा दिया जाता है, यानी असंतुलित हो गई, अब वो घूम रही है, तो परिवर्तन होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी उनमें परिवर्तन होगा। तो लिखोगे कैसे, जब कुंडली ABCD को घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हुआ, इससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ये जो ABCD कुंडली है ये दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, यानी क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी की दिशा में ऐसे ही घूम रही है, ठीक है, इस तरह से वो ऐसे से घूम रही है। तो जब इस तरह से घूम रही है तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो कुंडली की भुजा AB है, कुंडली की भुजा AB ये ऊपर की ओर उठ रही है तथा कुंडली की भुजा CD ये नीचे की ओर उठ रही है। तो ऐसी दशा में जो हमारी प्रेरित धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, हम उसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे तो हमें धारा की दिशा कैसे मिलेगी, धारा जो ये यक्ष पत्ती है ब्रुस X से बाहर की ओर जाएगी तथा ब्रुस Y से की ओर वापस आएगी। तो आप लिखोगे कैसे कि जब कुंडली ABCD को घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब मान लें कि कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, तो उसमें से तो प्रेरित धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे, जो कि ब्रुस X से प्रेरित धारा की दिशा बाहर की ओर जाएगी तथा ब्रुस Y पर प्रेरित धारा की दिशा वापस आएगी, ठीक है। तो ये हो गई प्रेरित धारा की दिशा। लेकिन अब क्या हुआ, अब स्थिति ऐसी आती है कि कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंच जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ इस तरह से होता है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है ये, ठीक है। आधे चक्कर के बाद प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है प्रत्यावर्ती धारा में। तो क्या हुआ, कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंच चुकी है। जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंच चुकी है तो अब वो नीचे आएगी, ठीक है। तो प्रोसेस अब उल्टा होने वाला है। मान लीजिए हमने किसी को कुछ दे दिया, 2000 दिया, 3000, 5000 तक दे दिया, मैक्सिमम में हमने 5000 तक दे दिया। अब उसे वापस करने की बारी आई तो उसने भी क्या किया, 1000 दिया, 2000, 3000, 5000 करके वापस कर दिया मुझे। तो उसी तरह ये हुआ, उल्टा प्रोसेस हुआ। यहाँ पे अब ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंच चुकी है तो अब क्या होगा, उल्टा प्रोसेस होगा। जो अभी तक हो रहा था वही अब उल्टा होगा। जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंच जाएगी तो कुंडली की भुजा AB, अभी क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, ऊपर की ओर उठ रही थी, अब कुंडली की भुजा AB नीचे की ओर आने लगेगी, CD अब ऊपर की ओर उठने लगेगी तथा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा ब्रुस Y से बाहर की ओर जाएगी, उल्टा होगा, ब्रुस Y से बाहर की ओर जाएगी तथा ब्रुस X से वापस आएगी, ब्रुस X से वापस आएगी, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार फिर से कार्यविधि देख लो, कुछ नहीं करना है कि कुंडली ABCD को जब घुमाया जाता है तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। माना कि किसी समय कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तो इस स्थिति में AB, भुजा AB जो है ऊपर की ओर उठ रहा है तथा CD नीचे की ओर आ रहा है तथा प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार यक्ष से बाहर की ओर जा रही है तथा Y पर आ रही है। पुनः जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंच जाती है तो कुंडली की भुजा AB नीचे की ओर आने लगती है, भुजा CD ऊपर की ओर जाने लगती है, प्रेरित धारा की दिशा Y से बाहर निकलती है तथा यक्ष पर पुनः वापस आती है। इस प्रकार से आधे चक्कर के बाद प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है। आधे चक्कर में प्रेरित धारा की दिशा पहले इस तरह थी, फिर इसकी उल्टी हो गई, यानी क्या निष्कर्ष निकला कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरित धारा की दिशा आधे चक्कर के पश्चात अपनी दिशा का परिवर्तन कर लेती है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित का ये हो गया कार्यविधि, इस प्रकार से ये कार्य करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने बस यही चर्चा की। अगली वीडियो हम लोग दिष्ट धारा जनित के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।